From now onwards, I'll be live with you at 8:30 in the morning. You have to get out of your beds very early so that you're fresh for the class. Anyways, हमारा जो आज का डिस्कशन रहेगा that will be equivalent weights of redox reagents, right? लेकिन equivalent weights में जाने से पहले बेटा मैंने कल जो 2-3 क्वेश्चंस आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, मैं उनके आंसर्स पहले बताऊं। मैंने कुछ रिएक्शंस आपको दी थी जहां पे आपको बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालना था ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। एक एग्जांपल मैंने बताई थी इंट्रामोलिक्यूल इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन की, जहां पे आपका ब्रोमीन जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाता था इनटू Br नेगेटिव एंड BrO3 माइनस, राइट। बाकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में और कितने स्पीशीज थी रियली डजंट मैटर। अब यहां पे आपका ब्रोमीन जो है बेटा वो 0 से -1 में भी कन्वर्ट होता है, और यहां पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, वो 0 से +5 में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रोमीन का 0 से -1 में चला जाना, दिस इज योर रिडक्शन, और ब्रोमीन का 0 से +5 में चला जाना, दिस वाज योर ऑक्सीडेशन। फाइन बेटा। अब जाके जब आपने ये ऑक्सीडेशन कंसिडर किया तो उसके बाद आपको पता है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में वैलेंस फैक्टर निकालने के लिए आपने रिएक्शन को स्प्लिट करना था इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सो Br2 का Br नेगेटिव में कन्वर्ट होना ये आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुई, और इस हाफ रिएक्शन का अपना वैलेंस फैक्टर मान लीजिए N1, और Br2 का बेटा कन्वर्ट होना इनटू BrO3 माइनस, दैट वाज योर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसका अपना वैलेंस फैक्टर जो है वो N2 कंसीडर करिएगा। अब देखते हैं पहले N1 का वैल्यू कितना होगा। यहां पर आपके पास दोनों ब्रोमीन जो है ऑन द रिएक्टेंट साइड दे आर इन द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि प्रोडक्ट साइड से बेटा ब्रोमीन है इन द -1। सो ब्रोमीन एटम का 0 से -1 में कन्वर्ट होना, इट इज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन गेन, मगर हमें हमेशा देखना पड़ता है पर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ब्रोमीन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 ब्रोमीन एटम ने आपके लिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हुआ है। जब 2 ब्रोमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, सो पर मॉलिक्यूल देयर इज अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस रिएक्शन का अपना वैलेंस फैक्टर बनेगा 2। लाइकवाइज यहां पे फिर से ब्रोमीन 0 में था, ये तो आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी बेटा। यहां पे फिर से ब्रोमीन 0 में था, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड आपका ब्रोमीन +5 में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि एक ब्रोमीन एटम 0 से +5 में कन्वर्ट होते होते 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मगर मुझे पर मॉलिक्यूल देखना है कितने लूज हो रहे हैं, क्योंकि पर मॉलिक्यूल यहां पर आपके पास बेटा 2 ब्रोमीन है, और 2 ब्रोमीन एटम्स 0 से +5, 0 से +5 में जाते जाते 2 × 5 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। तो N2 का वैल्यू आपके पास जो है वो 10 आना चाहिए था। और अगर मैं यहां पे वैलेंस फैक्टर ब्रोमीन का देखूं इन दिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यू यूज द फॉर्मूला N1 × N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। सो N1 का वैल्यू आपके पास था 2, इंटू N2 का वैल्यू आपके पास था 10, डिवाइड बाय N1 प्लस N2, दैट मेक्स इट 2 + 10। इवेलुएट करिए बेटा, इट विल कम आउट टू बी 20/12। इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 10/6, इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5/3। दैट शुड हैव बीन योर आंसर एज फार एज डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ ब्रोमीन वाज कंसर्न। ये मैंने आपको बेटा कहा था कि आप खुद सॉल्व करिएगा। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, दैट वाज अबाउट द इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे आपका Mn2O7 जो है बेटा ये डिकम्पोज होके कन्वर्ट हो गया था इनटू ट्वाइस MnO2, राइट, प्लस वी हैव गॉट ऑक्सीजन O2, राइट। अगर आप बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को बेटा, तो आपके पास यहां पे ट्वाइस Mn2O7 में अगर देखेंगे इट विल बी 4 मैंगनीज हेयर, तो इट शुड बी 4 टाइम्स MnO2, राइट, हो गया वो बैलेंस। 7 2 और 14, 4 दूनी 8, यहां पे हो गए 6 बचे, तो इट शुड बी 3 टाइम्स O2 लाइक दिस। ठीक है, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी जहां तक आपके पास बेटा इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन की बात थी ऑफ द Mn2O7। अब यहां पे मैंगनीज में Mn2O7 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट था +7, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट था -2। यहां पे मैंगनीज +4 में आ चुका है, कुछ ऑक्सीजन -2 में है, मगर कुछ ऑक्सीजन यहां पे 0 में कन्वर्ट हो चुका है। सो मैंगनीज का +7 से +4 में कन्वर्ट होना, दिस इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यू कॉल इट एज रिडक्शन। एंड ऑक्सीजन का -2 से 0 में कन्वर्ट होना, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन।
अब यहां पे मैंने आपसे कहा था बेटा, जब इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस हुआ करती हैं तो वहां पे अगर आप उस एलिमेंट पे फोकस करेंगे जो एलिमेंट बेटा वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यू विल ऑलवेज फाइंड जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे लूज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वहां पे कोई दूसरा एलिमेंट गेन भी करता होगा। अब देखिए ना, मैंगनीज यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है क्योंकि इसकी रिडक्शन हो रही है। अब एक मॉलिक्यूल में दो मैंगनीज है जो +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहे हैं। +7 से +4 में कन्वर्ट होने का मतलब ये है एक मैंगनीज एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन जब दो मैंगनीज हुए वो +7 से +4 +7 से +4 में जाते जाते बेटा वहां पे 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो अगर आपने वैलेंस फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू मैंगनीज निकाला, या फिर मैं बेटर ये लिखूं बेटा, विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन जब आपने वैलेंस फैक्टर निकाला दैट कम्स आउट टू बी 6, राइट। अब जाके वैलेंस फैक्टर दिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन क्या होगा, ठीक है ना। और इसमें आप बहुत सारे बच्चों ने सही भी जवाब दिया था, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको दिक्कत आई थी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन निकालने में कि वहां पे वैलेंस फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना। वो देखिए बेटा, क्योंकि आपको सिर्फ उन ऑक्सीजन्स पे फोकस करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो चेंज हो चुका है। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल में आपके पास 7 ऑक्सीजन्स थे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में आपके पास 7 ऑक्सीजन्स थे। सो दो मॉलिक्यूल जो Mn2O7 है इनमें 14 ऑक्सीजन्स हैं, आराम से समझ लेना। दो Mn2O7 में 14 ऑक्सीजन्स हैं। 14 में से 4 2 और 8 ऑक्सीजन्स ऐसे हैं विच हैव रिमेन्ड इन -2, यानी कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। लेकिन 14 में से 3 2 और 6 ऑक्सीजन एटम्स ऐसे हैं जिनका चेंज हो चुका है, राइट बेटा। 6 ऑक्सीजन्स ऐसे हैं जिनका चेंज हो चुका है, मगर कितने मॉलिक्यूल्स में? 2 मॉलिक्यूल्स में। सो अगर 2 मॉलिक्यूल्स में 6 ऑक्सीजन का चेंज हुआ है बेटा, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन -2 में है, वहां पे ऑक्सीजन जो है वो 0 में कन्वर्ट हो चुका है। सो यू कैन सिंपली से कि एक ऑक्सीजन जब -2 से 0 में कन्वर्ट हुआ तो उसने बेटा आपको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कराए हैं। तो जब 6 ऑक्सीजन -2 से 0 में जाएंगे तो वो 12 इलेक्ट्रॉन्स बेटा लूज कराएंगे, मगर वो 12 कितने मॉलिक्यूल्स में से? 2 मॉलिक्यूल्स में से लूज हुए, ठीक है ना। सो आई कैन सिंपली से जो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स Mn2O7 के हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, दे आर गिविंग अवे 12 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से देखिए बेटा, आपके पास 2 मॉलिक्यूल Mn2O7 में 14 ऑक्सीजन्स थे। 14 में से 4 2 और 8 ऑक्सीजन्स ऐसे हैं विच हैव रिमेन्ड एज -2, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हां, 2 मॉलिक्यूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 ऑक्सीजन्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है। सो 2 मॉलिक्यूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 ऑक्सीजन जिनका चेंज हुआ है वो कन्वर्ट हुए फ्रॉम -2 to 0। -2 to 0 मींस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। जब पर ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा लूज हुए, सो 6 एटम्स के लिए कितने लूज हुए? 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज हुए, वो 6 एटम्स ने लूज कराए, मगर वो 6 ऑक्सीजन एटम्स कितने मॉलिक्यूल से आ रहे थे? 2 मॉलिक्यूल से आ रहे थे बेटा। सो 2 मॉलिक्यूल्स Mn2O7 के 12 इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रहे थे। जब 2 मॉलिक्यूल्स ने 12 इलेक्ट्रॉन्स दिए बेटा, सो एक मॉलिक्यूल जो Mn2O7 का होगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन वो कितने देगा बेटा? दैट विल बी 12/2, दैट मेक्स इट 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट बेटा। सो दैट मींस इसका एक मॉलिक्यूल जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन भी हो गया, और आपने इससे पहले देखा था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन भी हो गया। सो वैलेंस फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन विल बी अगेन 6। तो मैंने आपसे कल कहा था ये, whenever intramolecular redox reaction takes place, the valence factor will always be the same, चाहे आप with respect to oxidation देखें या with respect to reduction देखें। लेकिन हाँ, this was such an example जहां पे surely मेरी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत थी, और वो हेल्प बेटा मैंने आपके सामने कर दी है, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट वाला था आपका, that was सोडियम पर मैंगनेट। मैंने एग्जाम्पल ये बताई थी, ट्वाइस MnO4 जो है it reacts with 16 times HCl, right? कुछ क्लोरीन ऐसा था जिसका चेंज नहीं हुआ था बेटा, कुछ क्लोरीन आपका NaCl के फॉर्म में आ गया था, ठीक है, इट वाज ट्वाइस NaCl। और कुछ आपके पास मैंगनीज क्लोराइड के फॉर्म में आया था, ठीक है ना। और कुछ क्लोरीन जो है बेटा वो आपके पास Cl2 में कन्वर्ट हो चुका था, और आपने देखा था बेटा इट वाज 5 times Cl2। अब वो पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। क्योंकि हर एक HCl मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन था, तो 16 HCl मॉलिक्यूल्स में आपके पास 16 क्लोरीन्स थे, और वो 16 के 16 क्लोरीन्स किस ऑक्सीडेशन स्टेट में थे बेटा? इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। मगर उनमें से कुछ क्लोरीन ऐसा है विच हैज कंटिन्यू टू बी इन द -1, मगर कुछ क्लोरीन ऐसा है जो कि 0 में कन्वर्ट हो चुका है।
मैंने कहा कि आप सिर्फ उस क्लोरीन पे फोकस करोगे बेटा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है। अब देखिए ना, एक Cl2 में आपके पास 2 क्लोरीन एटम्स हैं जो जीरो में है, तो 5 Cl2 में कितने हो गए? 10 क्लोरीन ऐसे हैं, ठीक है। तो 16 HCl मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 10 क्लोरीन्स ऐसे हैं बेटा जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो 16 के 16 HCl में क्लोरीन -1 में था, मगर 10 क्लोरीन्स में क्लोरीन जीरो में आ चुका है। तो 16 HCl मॉलिक्यूल 10 क्लोरीन बनाते बनाते 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, राइट। जब 16 मॉलिक्यूल्स ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो 16 HCl मॉलिक्यूल्स ने 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको दे दिए, तो एक HCl मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन देगा ऑन एन एवरेज? दैट्स 10/16। 10/16 सिंप्लीफाई करिए, दैट विल कम आउट टू बी 5/8। तो वैलेंस फैक्टर जो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में HCl का है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 5/8। अपनी एग्जांपल्स बेटा जो आपने खुद सॉल्व की है उनको एक बार क्रॉस चेक करिएगा। दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट वी हैड डन द अदर डे। मैंने ये 3 क्वेश्चंस आपको होम टास्क दिया था कि इनका वैलेंस फैक्टर जो है आप खुद इवैल्यूएट करिएगा, राइट। So anyways, that's all about what we had done the other day. We are going to have the next discussion for today, and that discussion will be equivalent weights of redox reagents. जो मैंने heading बेटा आपको पहले लिखती थी on the board, we'll be talking about the equivalent weights now. अब redox reagents के equivalent weights निकालने के लिए बेटा हमें पहले equivalent weight पता होना चाहिए कि redox reagent का equivalent weight का मतलब होता क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं यहां पे डेफिनेशन ले रहा हूं बेटा, दिस इज एक्सक्लूसिवली विद रेस्पेक्ट टू द redox reagents, right? Exclusively, this definition is only meant for redox reagents. Fine. अब देखिए, redox reagents में अगर आप इससे पहले एसिड्स की बात करेंगे, बेसिस की बात करेंगे, ठीक है। एसिड्स में आपने बताया हुआ है कि एक एसिड का इक्विवेलेंट वेट, it is also called as one equivalent. It is also called as 1 gram equivalent. Fine. It simply means the amount of the acid, right beta, which can give away 1 mole of H positive ions. Likewise, 1 equivalent of the base, yeah, equivalent weight of the base, yeah, 1 gram equivalent of the base is the amount of the base which can give away 1 mole of OH negative ions. So पहली डेफिनेशन थी विद रेस्पेक्ट टू एसिड्स, दूसरी डेफिनेशन थी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस। लाइकवाइज बेटा जब रिडॉक्स रिएजेंट्स की बात हम करते हैं, इनका इक्विवेलेंट वेट समझने के लिए पहले इनकी डेफिनेशन देखनी होगी कि आप रिडॉक्स रिएजेंट्स में इक्विवेलेंट वेट किस चीज को कहते हैं, ठीक है। सो आई कैन से इक्विवेलेंट वेट, जिसको बेटा 1 इक्विवेलेंट भी कहा जाता है, आई कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ द रिडॉक्स रिएजेंट। प्लीज रिमेंबर, it is the amount of the redox reagent. Fine, मैं इसको RR लिख रहा हूं, redox reagent, which, this is very important, which can either take up, which can either take up, यानी कि जो ले सकता है, और give away, या दे सकता है, ठीक है, which can either take up or give away 1 mole of electrons, which can either take up or give away 1 mole of electrons. क्योंकि आपको पता है कि जो redox reagents होते हैं बेटा, they either give away the electrons, that way you call them as reducing agents, or they just take up the electrons, gain the electrons, and you call them as oxidizing agents. और दोनों जो है बेटा redox reagents ही तो हैं। अब अगर आपने किसी भी redox reagent का equivalent weight समझना है, क्या है, प्लीज रिमेंबर, इक्विवेलेंट वेट किसी भी रिडॉक्स रिएजेंट का उतना अमाउंट होता है जो कि या तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? I'll be just taking a general equation now कि इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए हम बेटा कौन सी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएजेंट्स। सो दिस वाज द डेफिनेशन पार्ट कि इक्विवेलेंट वेट जो है किसी भी रिडॉक्स रिएजेंट का कैसे डिफाइन होता है। बात करते हैं बेटा आगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जा सकता है। बात आराम से समझना। सपोज मेरे पास बेटा कोई स्पीशीज है, दिस इज स्पीशीज ए, और किसी रिएक्शन के दौरान ये कन्वर्ट होता है इनटू स्पीशीज बी। दिस स्पीशीज ए कैन बी ईदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दिस स्पीशीज ए कैन बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? चाहे ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है रिएक्शन में या एज रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, मगर इट इज अ रिडॉक्स रिएजेंट। अब रिएक्शन में मैंने देखा कि एक मॉलिक्यूल जो ए का है, ठीक है, जो एक मॉलिक्यूल ए का है, मैंने देखा
it was giving suppose n electrons, right? एक मॉलिक्यूल जो A का था, it was either giving n electrons or it was taking n electrons, right बेटा? रिएक्शन के दौरान it was either giving n electrons or it was taking n electrons. 1 mole of an oxidizing या reducing agent कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या दे सकता है, यू नो, उसको आपने वैलेंस फैक्टर कहा था. सो जितने भी एक मॉलिक्यूल ए का इलेक्ट्रॉन्स ले सकता था या दे सकता था, दैट आपने माना कि वो n इलेक्ट्रॉन्स थे, मगर कितने इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल ले सकते हैं या दे सकते हैं बेटा, उसी को तो वैलेंस फैक्टर कहा जाता है. तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा या देगा, दैट इज एक्चुअली द वैलेंस फैक्टर. अब खुद से सोचिए बेटा, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए के बजाय 1 मोल ऑफ ए की बात करूंगा, ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल ने n इलेक्ट्रॉन्स लिए या n इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो 1 मोल ऑफ ए क्या होगा बेटा, ये n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है या n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट? मगर चूंकि वट एवर इज द वैल्यू ऑफ n, सेम इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टर एज वेल, सो दैट मीन्स बेटा इट विल बी nf मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो यहां पे आपने देखा था कि एक मॉलिक्यूल ने इतने इलेक्ट्रॉन्स लिए दिए, वो उसका n फैक्टर था. मगर अगर आपने 1 मोल लिया तो 1 मोल बेटा n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है. और चूंकि जितना भी n का वैल्यू है उसी को तो n फैक्टर कहा जाता है, तो मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ A जो होगा वो n फैक्टर के बराबर, n फैक्टर के मोल्स के बराबर या तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा या तो इलेक्ट्रॉन्स देगा, राइट? अब देखिए बेटा, क्या मैं ये कहूं कि इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, राइट, क्या मैं ये कहूं कि इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने 1 मोल ऑफ ए लेना पड़ा, हमने 1 मोल ऑफ ए लेना पड़ा, वेयर ए इज ईदर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और द रिड्यूसिंग एजेंट. फाइन बेटा, अगर NF मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए हमें 1 मोल ऑफ ए लेना पड़ा, मगर 1 मोल ऑफ ए जो है ये किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू मोलर मास, बिकॉज 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस का मास जो है वो मोलर मास के बराबर हुआ करता है. सो आई कैन से कि NF मोल्स इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रिडॉक्स रिएजेंट से लेने के लिए या देने के लिए बेटा हमें उसका 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल मतलब हमें उसका मोलर मास जितना अमाउंट चाहिए. अगर इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोलर मास के जितना अमाउंट चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, दैट विल बी m डिवाइडेड बाय nf, राइट? इतने मोल्स के लिए इतना मास चाहिए, इतने मोल्स के लिए इतना मास चाहिए, एक मोल के लिए इतना मास डिवाइडेड बाय nf जो है, ठीक है बेटा? तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने या देने के लिए जो भी मास आपको चाहिए बेटा, दैट अमाउंट इज व्हाट वी कॉल एज इक्विवेलेंट मास. सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने के लिए जो अमाउंट आपको चाहिए बेटा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इक्विवेलेंट मास. सो आपके पास बेटा m डिवाइडेड बाय nf जो है इसी को इक्विवेलेंट मास कहा जाएगा. इज दैट पार्ट क्लियर? जरा अपनी डेफिनेशन पे वापस आइए. मैंने क्या कहा था? इट इज द अमाउंट ऑफ द रिडॉक्स रिएजेंट व्हिच कैन ईदर टेक अप और गिव अवे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब जरा यहां पे देखिए बेटा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, आई जस्ट गो बैक, रो, हाँ, अब यहां पे देखिए बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने के लिए आपको जो अमाउंट लगा दैट वाज मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर. मगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने के लिए जो अमाउंट लगता है उसको इक्विवेलेंट मास भी तो कहा जाता है. सो इक्विवेलेंट मास इज बेसिकली द मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंस फैक्टर. आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू बेटा. सो इक्विवेलेंट मास की इक्वेशन हमारे पास आएगी, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी रेडॉक्स रिएजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ दैट redox reagent divided by उसका वैलेंस फैक्टर क्या है. अब मोलर मास किसी भी सबस्टेंस का कितना होता है बेटा, ये तो आप पहले ही जानते हैं फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट बेटा? जब आप किसी भी सबस्टेंस के 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे या एक आयन की बात करेंगे या एक एटम की बात करेंगे, जो भी स्पीशीज रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी उसका जो भी एटॉमिक मास, उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास, उसका जो भी फॉर्मूला मास होता है उसी को तो मोलर मास कहा जाता है. सो मोलर मास ऑलरेडी आप जानते हैं बेटा किसी भी सबस्टेंस का कैसे लिखा जाता है. एंड वैलेंस फैक्टर तो हम पिछले 2 दिन से करते आए हैं कि एक स्पीशीज का वैलेंस फैक्टर जो है उसको कैसे निकाला जा सकता है. अगर आपको यहां से इसमें से बेटा
कुछ भी याद ना रहे, बस ये फॉर्मूला लास्ट पे याद रखिएगा। किसी भी रेडॉक्स रिएजेंट का इक्विवेलेंट मास जब भी आप निकालना चाहें, इट इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट सबस्टेंस डिवाइडेड बाय द वैलेंस फैक्टर। और प्लीज याद रखिएगा, जो आपके यूनिट्स होते हैं इक्विवेलेंट मास के, जैसे मोल्स के यूनिट्स होते थे बेटा मोल, इसी तरह से जो इक्विवेलेंट मास है इसके यूनिट्स होते हैं ग्राम्स पर इक्विवेलेंट, राइट? इसके यूनिट्स हुआ करते हैं बेटा ग्राम्स पर इक्विवेलेंट। दैट वाज समथिंग लाइक इक्विवेलेंट मास क्या हुआ करता है रेडॉक्स रिएजेंट्स का, और इस इक्विवेलेंट मास को कैसे निकाला जा सकता है। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। एंड अगर ये समझ भी ना आया बेटा, एक बार प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एंड फाइनली आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए रेडॉक्स रिएजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट रिएजेंट डिवाइडेड बाय उसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना? अब चूंकि वैलेंस फैक्टर निकालना आप सीख चुके हैं, मोलर मास ऑलरेडी आपको पता है, अब बस इक्विवेलेंट मास जो है उसको निकालने की बारी आई है, ठीक है? तो यहां पे बेटा कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनमें हम बेटा इक्विवेलेंट मास निकालने की कोशिश करेंगे इन सर्टेन स्पीशीज, ठीक है? सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट की बात करेंगे, दैट्स KMnO4, ठीक है? इसका इक्विवेलेंट मास देखेंगे कैसे निकाला जा सकता है। आपको याद है बेटा कि जब हमने KMnO4 की बात की थी, KMnO4 would be reacting in all the three media, right? ये रिएक्ट करता था इन द एसिडिक मीडियम भी, याद करिए आप, ये रिएक्ट करता था इन द न्यूट्रल मीडियम भी, और ये रिएक्ट करता था बेटा इन द बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में भी, राइट? बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में भी ये रिएक्ट करता था। एसिडिक मीडियम में इट वुड गेट कन्वर्टेड टू मैंगनीज 2 पॉजिटिव, मैंने कहा था ये प्रोडक्ट याद रखना। न्यूट्रल मीडियम में इट वुड गेट कन्वर्टेड टू मैंगनीज डाइऑक्साइड, और एसिडिक में बेसिक मीडियम में इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू MnO4 2-, ठीक है? वैलेंस फैक्टर मैं आपको याद दिलाऊं, एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंस फैक्टर था 5। मैंने आपको बेटा एक फॉर्मूला बताई थी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की, जर्सी नंबर 315 याद रखिएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये था, न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन का, एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो वही मैंने कहा, एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंस फैक्टर था 5। आप बेसिक मीडियम देखिए बेटा, इसका वैलेंस न्यूट्रल मीडियम सॉरी वैलेंस फैक्टर इज 3, और अगर आप बेसिक मीडियम की बात करेंगे इसका वैलेंस फैक्टर है 1, राइट? ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं प्रीवियसली। अब मसला सिर्फ इतना है कि हमें पूछा गया है इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। कभी आपको सीधा पूछा जाता है बेटा आपके नीट में सवाल, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम क्या होता है, कितना होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम कितना होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम कितना होता है? वो चीज बेटा आपको पूछी जा सकती है। अब अगर आपने इक्विवेलेंट मास निकालना है ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, वैलेंस फैक्टर तो आपको पता है। अब जरा देखिए इक्विवेलेंट मास KMnO4 के लिए, ठीक है? इक्विवेलेंट मास KMnO4 के लिए अगर आप इन एसिडिक मीडियम पहले निकालना चाहें, फाइन बेटा, अगर आप एसिडिक मीडियम में निकालना चाहेंगे तो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय इसका वैलेंस फैक्टर। जब मोलर मास ऑफ KMnO4 की बात करेंगे तो आपको पोटेशियम का मास लेना है, दैट्स 39, आपको मैंगनीज का मास लेना है बेटा, दैट इज 55, आपको ऑक्सीजन का मास लेना है, दैट इज 16, मगर आपको 4 ऑक्सीजन का लेना है, सो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको आप ऐड करिए, इट विल कम आउट टू बी 158, राइट? सो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। क्योंकि मोलर मास आपको पता है बेटा दैट्स 158, अभी हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंस फैक्टर होता है 5। कभी सीधा आपको सवाल पूछा जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज, आपके पास ऑप्शंस होते हैं बेटा m/2, m/3, m/4, m/5 या m, राइट? सो प्लीज रिमेंबर इट्स m/5। मगर कभी कभी अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया कि कितना न्यूमेरिकल वैल्यू इक्विवेलेंट मास का है, तो वहां पे आपने मोलर मास सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोलर मास आप देख चुके हैं बेटा KMnO4 का, दैट्स 158 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप सिंप्लीफाई करिए बेटा, ये हो गया 5 3 आर 15, राइट? वहां बचा 8, यू गो 5 1 आर 5, वहां बचे 3, इट इज 5 6 आर 30, सो इट शुड बी 31.6, दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। लाइकवाइज अगर न्यूट्रल मीडियम में निकालना होगा, फाइन बेटा, सो इक्विवेलेंट मास हम फिर से देखेंगे बेटा KMnO4 का, लेकिन इस बारी इन न्यूट्रल मीडियम, फाइन।
इस बारी इन न्यूट्रल मीडियम। बहुत आसान बेटा। सो अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालना चाहेंगे ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, दैट विल बी इक्वल टू द मोलर मास ऑफ KMnO4 क्या होगा, डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर इन न्यूट्रल मीडियम, सो दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास। अभी आपने देखा था न्यूट्रल मीडियम में उसका वैलेंस फैक्टर जो था दैट वाज 3, सो इट शुड बी m/3। लेकिन अगर आप उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहें, मोलर मास इसका होता है 158 डिवाइडेड बाय 3, आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं बेटा। इट कम्स आउट टू बी 3, 5 और 15, वहां बचा 8, दैट इज 3, 2 और 6, वहां पे बचे 2, 3, 6 और 18, इट शुड बी 52.6। That was neutral medium for you. Likewise बेटा, अगर आप equivalent mass की बात करेंगे of KMnO4, right, in alkaline medium, या जिसको आप basic medium भी कहते हैं बेटा, तब जाके it should be like this: equivalent mass of KMnO4 should be equal to, उसका मोलर मास कितना होगा बेटा, आप उस जानते हैं 158, फिलहाल m लिखते हैं, डिवाइड बाय उसका वैलेंस फैक्टर इन द अल्कलाइन मीडियम। चूंकि अल्कलाइन मीडियम में उसका वैलेंस फैक्टर होता है 1, सो वी कैन से इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन द अल्कलाइन मीडियम इज इक्वल टू इट्स मोलर मास, और इसका मोलर मास जो है बेटा दैट इज 158। ये आपका इक्विवेलेंट मास बनेगा ऑफ KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम। That was one example for you. KMnO4 का इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। I'll be taking my second example, that is equivalent mass of potassium dichromate K2Cr2O7, right? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका इक्विवेलेंट मास हमें निकालने की जरूरत है, ठीक है। मगर आपको पता है बेटा, और आपको याद भी होना चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एग्जिस्ट करता है इन द एसिडिक मीडियम, और इसकी सारी रिएक्शन जो भी है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम से ही तो है। तो हमें इसमें न्यूट्रल अल्कलाइन देखना ही नहीं है, सिर्फ एसिडिक देखना है। अब एसिडिक में आपको याद होगा बेटा कि KMnO4, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है इन द एसिडिक मीडियम, और ये भी आपको पता है कि इन एसिडिक मीडियम, राइट, यू नो दिस, इन एसिडिक मीडियम, यू नो कि जो वैलेंस फैक्टर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 दैट वाज इक्वल टू 6, राइट। अब मैं फिर से वो दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि उसका वैलेंस फैक्टर 6 कैसे आया था। क्योंकि उसका वैलेंस फैक्टर एसिडिक मीडियम में 6 था, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मास बताऊं दैट शुड बी इक्वल टू m/6, राइट, बिकॉज मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, सो m/6। सो m जो आपके पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 पोटेशियम का बनेगा बेटा 2 × 39 सुगो जिगर 78, फाइन। क्रोमियम का होता है 52, सो 2 × 52 अगर आप देखेंगे ये क्या सुगो जिगर 104 गुआ। उसके बाद आपके पास 7 ऑक्सीजन्स है, सुगो 16 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये गो 7 6 और 42, 4 कैरी, 7 1 और 7 7 4 के बेटा का, इट शुड बी 112, राइट। इसको ऐड करना है, 4 तजगे शत 8 गे 14, 1 कैरी, एक और एक हो गए 2, 2 और 7 हो गए बेटा 9, राइट, एक और एक हो गए 2, इट्स 294, राइट। It is 294 as far as potassium dichromate is concerned, so it should be 294 divided by 6, fine। अब जाके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका हो गया 6 4 और 24, वहां बचे बेचा 5, वो बचेगा 54, so it should be 6 9 और 54, तो इसका इक्विवेलेंट मास जो आता है that comes out to be 49। So it can either be asked in this particular form, m/2, m/4, m/5, m/6, it's m/6, या फिर बेटा इसका कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाता है। सीधा याद रखिएगा, इसका इक्विवेलेंट मास हमेशा होता है बेटा 49 इन इट्स रेडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, एंड पर मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट देयर इज ऑलवेज द गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट वाज माय एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 3 की आप बात करेंगे बेटा, that was sodium thiosulfate Na2S2O3, right। इसका इक्विवेलेंट मास आपका होम टास्क बनेगा। इसका इक्विवेलेंट मास आपने निकालना है इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। इन सोडियम थायोसल्फेट का रिएक्शंस में आपको बता चुका हूं इसकी रिएक्शंस क्या होती हैं। इसी तरह से बेटा अगर हम वैलेंस फैक्टर निकालना चाहें ऑफ ब्रोमीन, राइट, ऑफ ब्रोमीन इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना।
सो ब्रोमीन का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो मैंने इसकी बताई थी ऑलरेडी बेटा, अगर आपको वही रिएक्शन दी गई, उस रिएक्शन में बताइए ब्रोमीन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा। सो किसी भी स्पीशीज का इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय उसका वैलेंस फैक्टर। अब ब्रोमीन का वैलेंस फैक्टर याद करिए, मैंने आज भी आपको दिखाया था बेटा ब्रोमीन का वैलेंस फैक्टर क्या हुआ करता है, राइट। यू कैन सी टू दैट, आई विल गो बैक टू दैट स्लाइड जहां पे हमने इक्विवेलेंट मास ब्रोमीन का निकाला था। इट वाज लाइक दिस, या इट्स हियर, दैट्स 5/3। याद करिए ना, ब्रोमीन की ये आपके पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसमें वैलेंस फैक्टर जो आपके पास आता है बेटा दैट कम्स आउट टू बी 5/3। फाइन, तो इसी ब्रोमीन का आपको बेटा इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास पूछा गया। सो दैट शुड बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय 5/3, वही आपके पास आएगा बेटा 3m डिवाइडेड बाय 5। बात समझे। इसी तरह से किसी भी रिएक्शन में किसी भी स्पीशीज का आपको बेटा वैलेंस फैक्टर जो है वो पूछा जा सकता, सॉरी इक्विवेलेंट मास जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बस हमें वैलेंस फैक्टर और मोलर मास पता होना चाहिए। मोलर मास तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, वैलेंस फैक्टर भी हम सीख चुके हैं कैसे निकाल सकते हैं। दोनों का रेशियो जो होगा बेटा वो आपको हमेशा इक्विवेलेंट मास निकाल के देगा, ठीक है ना। मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, या प्लीज घर जाके सॉल्व करेंगे। दैट विल बी माई एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। That will be my example number 5 for the determination of equivalent mass. एक रिएक्शन में आपका नाइट्रोजन जो है, ठीक है, बात आराम से समझना। एक रिएक्शन में नाइट्रोजन जो है, मैं इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर रहा हूं, वो कुछ भी हो सकता है, और वहां पे ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है इनटू नाइट्रिक एसिड, राइट। ये कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्रिक एसिड। आपको बस मैं इतना चाहता हूं, मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो निकाल के रखें, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन इस रिएक्शन में बताएं कितना होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने यहां पे उसका नाम नहीं लिया, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद किस में कन्वर्ट हुआ मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे पास बस नाइट्रोजन है, और जब भी आपको किसी रिएक्शन में एक स्पीशीज का बेटा इक्विवेलेंट मास निकालना होगा या वैलेंस फैक्टर निकालना होगा, बस फोकस करिए वो स्पीशीज किस में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो अपना प्रोडक्ट है वो तो HNO3 है, राइट। नाइट्रोजन का अपना प्रोडक्ट HNO3 है। बस ये देखना है बेटा कि जिस स्पीशीज का आपने इक्विवेलेंट मास निकालना है तो वो कहां से कहां की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। सो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद किस स्पीशीज में कन्वर्ट हुआ, तो वहां पे पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ वो उसका वैलेंस फैक्टर बनेगा। इसका मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है दैट्स 28, तो उस टर्म से डिवाइड करिएगा बेटा, आपको यहां पे इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट masses of redox reagents. I'll be talking about the next one, that is the balancing of redox reactions. We are moving to the last but one topic of the chapter. This is balancing of redox reactions. Balancing of redox reactions. आपने ऑलरेडी बेटा बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्लास 10 में भी थोड़ा सा टीचर्स आपको सिखाते हैं। पहली बात यह है कि बैलेंसिंग है क्या और क्यों बैलेंसिंग की जाती है, फिर उसके बाद देखते हैं कि रिडॉक्स रिएजेंट्स को बैलेंस कैसे किया जाएगा। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है बेटा टोटल मास इन ए रिएक्शन रिमेन्स कंजर्व्ड, जिसके उल्टे माने आप ये ले सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ द रिएक्शन या मास ऑफ द रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट जो होता है दैट्स बिकॉज ऑफ द एटम्स। तो जो आप ये कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड फॉर द रिएक्शंस, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, वो तभी पॉसिबल है बेटा जब जितने एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑन द रिएक्टेंट साइड बराबर होंगे टू द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो जिस भी एलिमेंट के जितने एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड होते हैं, जब तक ना उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के ऑन द प्रोडक्ट साइड होंगे, तब तक कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं हो सकता। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक कॉन्सिक्वेंस है
कॉन्सिक्वेंस ये है बेटा, हर एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड से प्रेजेंट होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड से भी प्रेजेंट होते हैं। जब किसी भी रिएक्शन में हर एलिमेंट के एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड बराबर बराबर हों, ऐसी इक्वेशंस को, ऐसी रिएक्शंस को बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो चूंकि रिएक्शंस फॉलो करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो रिएक्शंस जो हैं दे मस्ट बी बैलेंस्ड। और जहां तक रिडॉक्स रिएक्शंस की बात है, इसमें आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी जाती है, और वो जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है बेटा, उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। और उस स्केलेटन इक्वेशन के ऊपर आपने कुछ कोएफिशिएंट्स वगैरह लगाने हैं ताकि आप अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ऑब्टेन कर पाए। नॉर्मली जब भी कोई जनरल सी आम सी कोई रिएक्शन आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बेटा, उसके लिए एक मेथड लगता है जिसको आप कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट। आप देखते हैं कि सपोज इस साइड से किसी एलिमेंट के 2 एटम्स है, वहां से एक ही है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। यहां से किसी एलिमेंट के 5 एटम्स है, वहां से मान लीजिए 3 है, तो आप फिर क्रॉस मल्टीपल वगैरह करते हैं। बहरहाल वी आर गोइंग टू डू दैट पार्ट, मगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूं कि आप आम सी रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रिडॉक्स रिएक्शंस, you use 3 very special methods, right? One, what we call as the oxidation number method. The other, what we call as the ion electron या half reaction method. और तीसरा जो हम वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, that's called as the arbitrary coefficients method. तो लेकिन हम पहले 2 जो हैं बेटा वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं पे हम पूरा फोकस करेंगे। वही 2 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। वन इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड द अदर वन इज व्हाट वी कॉल एज हाफ रिएक्शन मेथड। फिलहाल हम पहले मेथड की बात करेंगे बेटा, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैंने इसके नोट्स ऑलरेडी आपको भेजे हुए हैं बेटा, तो आप उन नोट्स को प्लीज देख लीजिएगा एक बार, आपको बहुत आराम से समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम कुछ स्टेप्स बेटा फॉलो करते हैं और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम असल में जो है अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर पाते हैं। सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर में जो होगा, you need to write the balanced chemical, you need to write the skeleton equation, right? You need to write the skeleton equation. जो भी आपके पास बेटा वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जो क्वेश्चन में वहां से दी जाती है, उसी को स्केलेटन इक्वेशन कहा जाता है। सबसे पहले बेटा उसको लिखने की जरूरत है, राइट। मैं स्टेप्स के साथ साथ एक एक एग्जांपल आपके साथ बेटा शेयर करता जाऊंगा ताकि आपके लिए जो है चीजें बहुत आसान हो जाए। फाइन, I'll just take one example here so that you can understand what we are going to do. Just give me a second. Just give me a second. हम एक रिएक्शन दी हुई है, it is Cr2O72 minus plus we have SO3 minus plus we have H positive. It results in the formation of chromium 3 positive plus we have SO4 2 minus plus we have got H2O, ठीक है। और यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एसिडिक, राइट। दैट मींस आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है इन द एसिडिक मीडियम। अब देखिए, अगर आप इस रिएक्शन पे नजर मारे बेटा, इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज यू नो डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, ऑन द प्रोडक्ट साइड क्रोमियम का है +3। देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मींस द रिएक्शन इज रेडॉक्स इन नेचर। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आप सबसे पहले बेटा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे जो वहां से दी है, और ये मैंने आपको यहां से एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी है। अब अनबैलेंस कैसे वो देख लीजिएगा, यहां पे 2 क्रोमियम, यहां पे एक ही है, ठीक है बेटा। यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन, यहां पे एक ही है। सो दैट मींस इट्स एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और इसको बैलेंस करने की जरूरत है। फाइन, अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने यही लिया, आपने स्केलेटन इक्वेशन को लिख दिया। स्टेप नंबर 2, राइट, you just need to write the oxidation numbers of all the atoms. You need to write the oxidation numbers of all the atoms उनके ऊपर, right? All the atoms, right?
जो भी एटम्स वहां पे रिएक्शन में इन्वॉल्व है, हर एक एटम के ऊपर अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। फाइन बेटा, अगर आप वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर लिखना चाहेंगे यहां पे हर एक एलिमेंट के ऊपर उसका अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जैसे डाइक्रोमेट में जब आप क्रोमियम का निकालेंगे बेटा दैट विल बी +6, ऑक्सीजन का जो है दैट विल बी -2, दिस इज SO3 2 माइनस, राइट। सल्फाइट, इस सल्फाइट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए दैट विल बी +4, हाइड्रोजन के ऊपर सीधा चार्ज है +1 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, ठीक है। ऑक्सीजन का यहां पे आपके पास होगा -2। जब आप खुद जाके रफ पे सॉल्व करेंगे आप ये स्टेप दोबारा लिखेंगे, ठीक है। आप उसी स्टेप को बेटा चेंज नहीं करेंगे, आप ये स्टेप दोबारा लिखेंगे और दोबारा लिखने के बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करेंगे हर एक एटम के लिए। तो यहां पे क्रोमियम के ऊपर सीधा चार्ज है +3 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। SO4 2 नेगेटिव है सल्फेट, सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा +6 और ऑक्सीजन जो है इट कंटिन्यूज टू बी -2। H2O में हाइड्रोजन होता है +1, ऑक्सीजन होता है -2। बिकॉज मैंने रफली ऐसे लिख दिए बिकॉज आई नो कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ता है। अब मसला ये है कि ये जो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है बेटा, सॉरी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, हमने तो ऑक्सीडेशन नंबर्स भी असाइन कर दिए, राइट। अब आप क्या करोगे, आप तीसरे स्टेप के लिए जाओगे बेटा। तीसरे स्टेप में यू विल आइडेंटिफाई, राइट, चलिए मैं यही पेन यूज करूंगा, यही कलर यूज करूंगा। यू विल आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं, ठीक है। यू विल आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं एंड यू विल इक्वेट द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड, equate the electrons lost and gained, right? Equate the electrons lost and gained by multiplying by suitable coefficients, by multiplying by suitable coefficients। कुछ suitable coefficients को use करके बेटा आपने वहां पे बस जो है मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन को बैलेंस करना है। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और ये स्टेप आपको बेटा सीखने की जरूरत है। आप देख रहे हैं तीसरा स्टेप मैंने क्या किया, आप आइडेंटिफाई करिए अब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट लूज करता है। देखना है कि पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे लूज और गेन हुए और उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा बराबर करने की कोशिश करनी है। बिकॉज मैंने आपसे कल भी कहा रिडॉक्स रिएक्शंस का एक इंपॉर्टेंट उसूल है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। और जब भी आप रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना चाहें आपको दो चीजों को बैलेंस करने के लिए बेटा कोशिश करनी पड़ती है। सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए मैं इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड को कैसे बराबर बराबर करूं, और उसके बाद दूसरा फोकस होता है बेटा मैं एटम्स को कैसे बैलेंस करूं। जबकि रिडॉक्स को छोड़ के जब हम बाकी रिएक्शंस की बात करते हैं बेटा उनमें सीधा फोकस आपका एटम्स की बैलेंसिंग पे जाता है, जबकि रिडॉक्स रिएक्शंस में आपका फोकस जो है वो पहले जाता है इलेक्ट्रॉन्स पे, दैट इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड शुड बी इक्वल। उसके बाद जो फोकस है बेटा वो जाता है उन एटम्स पे जो कि वहां पे रिएक्शन में इन्वॉल्व है। फाइन, अब जाके हम एनालाइज करेंगे कि यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन। मैं यहां पे बेटा ये वाला पार्ट रब कर देता हूं। ओके ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन है वो देख लीजिएगा। यहां पे क्रोमियम +6 में है और यहां पे क्रोमियम +3 में है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो चुका है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हुआ है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा दैट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फाइट यहां पे सल्फाइट में सल्फर +4 में था मगर सल्फेट में सल्फर +6 में है, तो यहां पे जो आपका सल्फाइड था वो +4 से उसका सल्फर +4 से +6 में कन्वर्ट हुआ, तो इस स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा दैट्स कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा दैट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान हुई। उसके साथ साथ क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड को इक्वेट करना है। आप क्या करोगे बेटा, आप अपने हिसाब से अलग से देखोगे कि इसके एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और इसके एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। इसने कितने गेन किए, इसने कितने लूज किए, वो देखिए। डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन्स हैं। ऑक्सीजन कंटिन्यूज टू बी इन द -2 ऑन द प्रोडक्ट साइड एज वेल, सो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन में कोई रोल नहीं है।
मगर हाँ, यहां पे 2 क्रोमियम थे जो +6 से +3 में कन्वर्ट हुए हैं। सो एक क्रोमियम जब +6 से +3 में जाएगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जब दूसरा क्रोमियम +6 से +3 में जाएगा वो और 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा गेन करता है। कुल मिला के इसका वैलेंस फैक्टर जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, दैट विल बी इक्वल टू 6। मैंने इसका वैलेंस फैक्टर लिया बिकॉज यू नो वैलेंस फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड पर मॉलिक्यूल। तो इसका एक मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो इसका वैलेंस फैक्टर बनेगा 6। इसी तरह से आपने इसका भी वैलेंस फैक्टर लिखना है, मैं उसको लिखूंगा NF2। यहां पे एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर है, ऑक्सीजन भी है मगर उसका चेंज तो नहीं हुआ, तो दैट विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ। मगर सल्फर यहां पे +4 से +6 में कन्वर्ट हुआ है। सो एक सल्फर +4 से +6 में जाते जाते 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा लूज कर रहा है। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर है तो इसका एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका वैलेंस फैक्टर हो गया 2। इसका मतलब ये हुआ इसका एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया मगर इसका एक मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर गया। अब अगर आपको यह देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट बेटा आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था मगर इसके एक मॉलिक्यूल को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बराबर होने के लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था और इसको 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए मुझे इसके 3 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। So it should be 3 times SO32 minus. So इसका एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज कर रहा था, इसके 3 मॉलिक्यूल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? जब इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, अब आपने पहला एस्पेक्ट बैलेंस किया दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो वो चीज करने के बाद आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? इट विल बी Cr2O72 minus plus we have 3 times SO32 minus plus we have H positive. It results in the formation of chromium 3 positive plus we have SO42 negative plus we have got H2O, right? अब यहां से आगे की बैलेंसिंग जो है बेटा वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो अगेन। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।